हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इससे पहले 1-2 चैप्टर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर का इस वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से बताने हैं कि कुछ संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। तो आपको बताना है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वैसे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं, तो आपका इसका जवाब यहाँ पे मिला कि मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, ये पेड़ पौधों या जंतुओं से नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इसे संश्लेषित रेशा कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि सही उत्तर को चिन्हित करें। आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको देख करके आपको यहाँ पे बताने हैं कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन क में दिया है, यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ शब्द दिया है कि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन क में इसका रूप रेशम के समान होता है। ऑप्शन ख में दिया है कि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शन ग में दिया है कि इसे रेशों को प्राकृतिक, ठीक है ना, रेशों के समान बुना जा सकता है। आपको बताना है कि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख कि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन ख होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आपको यहाँ पे खाली जगह को भरने हैं, और यहाँ पे आप खाली जगह उसी शब्द को भरेंगे जो इसके लिए उचित है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि संश्लेषित रेशे खाली जगह अथवा खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं। फिर आपको ख में दिया है कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खाली जगह कहलाते हैं। और ऑप्शन ग यहाँ पे ग में दिया है कि संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खाली जगह है। तो आइए सभी को हम लोग भरते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में कहता है कि संश्लेषित रेशे खाली जगह अथवा खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं। तो इसमें क्या भरेंगे, जो संश्लेषित रेशे हैं, एक तो ये कृत्रिम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये कृत्रिम, अथवा यहाँ पे क्या भर देंगे, मानव निर्मित, ठीक है ना। तो आप इस जगह पे लिखेंगे मानव निर्मित और इस जगह पे लिखेंगे कृत्रिम। ख में कहता है कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जो संश्लेषण कहलाता है। इसमें आप क्या भर देंगे, संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खाली जगह है। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलीमर भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है, एक तो आपका पैराशूट है जो चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी के रूप में बनाए जाते हैं, और एक कार का जो सीट बेल्ट का पट्टा है, आपने देखा होगा आपके कार में लगा हुआ होता है, जो कार का सीट बेल्ट होता है, ठीक है ना, वो भी एक नायलॉन के रेशे की प्रबलता को दर्शाता है। और एक तो पैराशूट या चट्टान पे चढ़ने वाली रस्सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि जो खाद्य पदार्थ का संचयन करने हेतु प्लास्टिक का जो उपयोग करते हैं, क्या उनका लाभ है। तो हम यहाँ पे 3 लाभ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है कि ये जो होता है वो हल्का होता है। सेकंड जो होता है ये मजबूत होता है। और थर्ड में क्या होता है, ये धातुओं से कम मूल्यवान होता है तथा चिर अस्थायी होता है। कहने का इसका मतलब क्या है, चिर अस्थायी कहने का इसका मतलब ये है कि आप इसको जब तक संभाल के रखेंगे, जब तक ये प्लास्टिक रहेगा, ये जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन आप इसे अच्छे से नहीं रखोगे तो ये जल्द भी टूट फूट सकता है।
साथ में मजबूत भी होता है, हल्का भी होता है और कम पैसा में आपको मिल जाता है। तो ये सभी लाभ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, विकृत करने का मतलब पिघल जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, और यही बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, जिन्हें हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ चुके हैं। एक को गर्म कीजिएगा तो आसानी से ढल जाएगा किसी दूसरे चीज में, या उसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसे आप उष्मा देकर या गर्म करके उसे आप नर्म नहीं कर सकते या उसे मोड़ नहीं सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जा सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिया डेगची के हाथे। डेगची कहने का मतलब बहुत से आप बर्तन में देखे होंगे जो जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ होता है, और एक तो आपको यहाँ पे बात किया है विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड, जो आपने देखा है स्विच वगैरह, वे कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं, और वो जो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग से। तो आखिर ऐसे प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है ये सारे चीज बनाने में। तो आइए हम यहाँ पे उत्तर लिखे हैं। हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये प्लास्टिक विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होते हैं, इसलिए इसका उपयोग डेगची के हाथे विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड में किया जाता है ताकि उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत करना है। यानी कुछ आपको पदार्थ नीचे दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से पदार्थ को आप चक्रित कर सकते हैं यानी फिर से आप बना सकते हैं, और कौन से पदार्थ को आप फिर से चक्रित नहीं कर सकते हैं। तो आइए हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे, जिसमें टेलीफोन यंत्र है आपका, प्लास्टिक खिलौना, कुकर के हाथे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक का आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां और विद्युत स्विच। इसमें आपको दो तरीके से छांटना है, एक तो जिसे आप चक्रित कर सकते हैं और एक तो आप जिसे चक्रित नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। एक तरफ हमने लिखा है पुनः चक्रित किए जाने वाले पदार्थ और एक तरफ लिखे हैं पुनः चक्रित नहीं किए जाने वाले पदार्थ। एक तरफ में जैसे कि प्लास्टिक के कटोरा, ठीक है ना, ये प्लास्टिक के कटोरे हो गए, प्लास्टिक के खिलौना, प्लास्टिक की कुर्सियां, ये सभी जो है इधर वाले देख सकते हैं आप सभी, इधर वाले जो हैं वो जिन्हें आप चक्रित नहीं कर सकते, चक्रित कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के कटोरा को फिर से आप इसको पिघला सकते हैं और इसे बाल्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन टेलीफोन यंत्र इसको आप पिघला नहीं सकते हैं क्योंकि ये आसानी से नहीं पिघल सकता है। प्लास्टिक का खिलौना इसे भी आप पिघला सकते हैं, लेकिन विद्युत का स्विच को आसानी से आप नहीं कर सकते हैं और इसे चक्रित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक की कुर्सी को भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुकर का जो हत्था होता है उसको आप नहीं कर सकते हैं। बॉल पॉइंट भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद्युत तारों का जो प्लास्टिक का आवरण उसे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ में डिवाइड करना था, बांटना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन कहता है कि राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। यानी राणा कोई बच्चे का नाम है यहाँ पे और वो एक कपड़ा खरीदना चाहता है तो गर्मी के लिए, और बताना है आपको कि उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। संश्लेषित कहने का मतलब जिसको हम लोग पॉलिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हमने उत्तर में लिखा है कि राणा को गर्मी के लिए सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित जो कमीज होगा वो बहुत जल्द गर्म हो जाता है और शरीर से वो चिपक भी जाता है, जिससे गर्मी ज्यादा और बदन जलने लगेगा। जबकि सूती वस्त्र पसीना को सोख लेता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है, इसलिए राणा को सूती कमीज खरीदनी चाहिए। यानी राणा को हम सलाह देंगे कि तुम क्या करो, सूती कमीज खरीदो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में कहता है कि उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। यानी आपको बताना है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, ये आपको उदाहरण देकर के समझाना है। तो चलिए फटाफट से इसका उत्तर देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है जो लोहे एवं अन्य धातुओं की तरह जल एवं वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। और यहाँ पे हमने समझाया है कि साथ ही प्लास्टिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, जिसके कारण प्लास्टिक का संक्षारण भी नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक की जो प्रकृति है वो असंक्षारक है। कहने का इसका मतलब है कि जो प्लास्टिक है किसी भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो उसमें किसी तरह का जंग वगैरह नहीं लगेगा, और जंग नहीं लगेगा तो वो जल्दी बर्बाद नहीं होगा। और इससे स्पष्ट होता है कि इसे प्राकृतिक जो है वो असंक्षारक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है कि क्या दांत साफ करने की जो ब्रश होता है उसका हैंडल और सुक कहने का मतलब जो उसका कह सकते हैं जो ब्रिस्टल होता है वो एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए। अपना उत्तर स्पष्ट करिए। कहने का मतलब जो हैंडल है और उसका जो ब्रश का सुक है वो दोनों एक ही चीज का बना होना चाहिए। अपना उत्तर इसको अपने शब्दों में दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आइए हमने यहाँ पे उत्तर दिया है। उत्तर में हमने लिखा है कि नहीं, दांत साफ करने के जो ब्रश है उसका हैंडल और सुक एक पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल सख्त पदार्थ या प्लास्टिक के बने होता है, जबकि ताकि उसे सख्त से पकड़ा जाए। लेकिन जो ब्रश है वो उसे आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो सुक होता है वो मुलायम पदार्थ के बने होते हैं, जिससे वे लचीला एवं मुलायम होता है, ताकि दांत और मसूड़ों की कोई क्षति ना पहुंचे। तो हमने यहाँ पे उत्तर अपना स्पष्ट किया है, वैसे आप भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है कि जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर आप सलाह दीजिए। तो आइए हमने यहाँ पे सलाह दिए हैं। सलाह में क्या हमने लिखा है कि प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील, हल्का, चिर अस्थायी एवं विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जबकि यह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है जिसे सरलता से विघटित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप इसे कम से कम उपयोग करें, ज़्यादा आप थैला का उपयोग करें, साथ में बैग या झोला का उपयोग अधिक करें, और साथ में पुनः चक्रित होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग करें। तो इस तरह का हम सलाह देंगे कि हर व्यक्ति, हर लोग इस तरीके का काम करे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में कहता है कि कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से मिलान कीजिए। तो आइए हम लोग भी यहाँ पे मिलान करते हैं। मिलान में क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। एक तरफ आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रॉयन, और एक तरफ दिया गया है आपको नाइलॉन। एक तरफ दिया गया कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। एक तरफ दिया कि पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। और एक दिया गया है कि कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो आइए देखते हैं। तो पॉलिस्टर, इसका काम क्या है कि ये कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ने देता है। उसके बाद टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या करता है, ये न चिपकने वाले भोजन बनाने वाले पात्रों का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद रेयॉन जो है वो कास्ट लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। और नाइलॉन का काम क्या है कि ये पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान से रखें और ध्यान से इसे समझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है 15, यानी अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। कहता है कि संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। यानी जो संश्लेषित रेशा, संश्लेषित करने का मतलब जो हम लोगों के, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो रेशा है वो औद्योगिक निर्माण में और साथ में वनों के संरक्षण में सहायक है। ऐसा कैसे है, इसमें आपको कुछ टिप्पणी करना है। तो आइए हमने लिखा है कि हाँ,
संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इस रेशे के निर्माण में पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि प्राकृतिक रेशों के निर्माण में होता है। तो इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यह प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है, जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। विकृत करने का मतलब आसानी से वो पिघल जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है। थर्मोप्लास्टिक वास्तव में विद्युत का कुचालक होता है। इसका वर्णन एक क्रियाकलाप से समझा जा सकता है जो इस प्रकार से है। हमने यहाँ पे एक बैटरी लिया है और बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव तारों को जोड़कर एक बल्ब को जलाया है। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब जल जा रहा है। लेकिन यदि थर्मोप्लास्टिक के तंतु को, ठीक है ना, या थर्मोप्लास्टिक के वस्तु को तारों के मध्य जोड़ दिया जाए, यानी तारों के बीच जब जोड़ दिया जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।